नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आशा आज आपके लिए संधि भाग 3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम विसर्ग संधि की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि के सभी नियमों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। अगर परीक्षा के संदर्भ में परिभाषा लिखनी आ जाए तो ध्यानपूर्वक सुनिए। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब क्या है कि यदि कि संधि चिन्ह से पूर्व विसर्ग हो और संधि चिन्ह के बाद या तो स्वर हो या व्यंजन हो और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मन है जमा में योग, क्या बना? मनोयोग। निहि जमा में धन, निर्धन। दुह जमा में फल, दुष्फल। तो इसके नियमों के आधार पर आगे हम देखेंगे कि ये विसर्ग में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। आगे हम इसे नियमानुसार करते हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम है, वो क्या है? विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना। मतलब विसर्ग जो है, विसर्ग के स्थान पर ओ आता है, वो किस प्रकार से आता है ये ध्यान से देखिए कि यदि विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद भी या तो अस्वर हो या व्यंजन में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। वर्ग समझ गए ना आप? मैंने पीछे भी संधि में जिक्र किया था कि हमारे वर्ग जो हैं 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कि संधि चिन्ह के बाद या तो स्वर हो या व्यंजन में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। आप इस चार्ट को एक बार ध्यानपूर्वक देखिए। विसर्ग दिखाई दे रहा है आपको। विसर्ग से पहले क्या है? अस्वर है। और विसर्ग के बाद कौन कौन सी ध्वनियाँ दी हुई हैं? या तो अस्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, ल, व, ह, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा है। अब इसका एक उदाहरण समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मन है जमा में योग, क्या बना? मनोयोग। अब यहाँ पर देखिए कि हम विसर्ग को अलग करते हैं कि विसर्ग जो है किसी भी स्वर के बिना आ ही नहीं सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा मनः जमा में योग है, तो मनः में से विसर्ग अलग किया। बाद वाला शब्द, एक चीज़ का ध्यान रखना आप इसमें कि जो परिवर्तन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विसर्ग में हो रहा है। बाद वाला जो शब्द है, संधि चिन्ह के बाद वाला जो शब्द है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो विसर्ग परिवर्तित हो रहा है वो कौन से वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे हम दूसरे शब्द के आधार पर। वैसे तो दोनों में होगा। तो आप देखिए, मनः जमा में योग हुआ तो विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो गया। अब न के साथ ओ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? मनो। मनो जमा में योग, मनोयोग। आगे है तपह जमा में वन, क्या बना? तपोवन। इसका दूसरा उदाहरण देखिए आप, दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ इसका दूसरा उदाहरण है तपह जमा में वन, तपोवन। अब वही उदाहरण, प में से हमने स्वर विसर्ग को अलग किया तो विसर्ग परिवर्तित हुआ ओ में, तो प के साथ ओ की मात्रा लगाई तपो जमा में वन शब्द बना हमारा तपोवन। अब विसर्ग का ओ हो जाना, इस नियम को हम और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, अधः जमा में गति, क्या बना? अधोगति। अधो मतलब होता है नीचे की ओर, अधोगति। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर दोबारा से यही नियम रख दिया है जो पीछे हमने जिक्र किया था नियम का। तो अब आप देखिए, दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? क वर्ग की तीसरी ध्वनि। क्या बताया था? या तो अस्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पे संधि चिन्ह से पूर्व जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हुआ और ध वर्ण में ओ की मात्रा लगा दी, बना अधोगति।
आगे है यशः जमा में दा, यशोदा। पयः जमा में धर, पयोधर। पय मतलब पानी, धर मतलब धारण करने वाले। ये पयोधर हुआ बादल का पर्यायवाची, पानी को धारण करने वाले पयोधर। तपः जमा में वन, तपोवन। वही आ गया, विसर्ग हट गया, बाद में व आ गया वर्ण, तो ओ में परिवर्तित हो रहा है, तो बना तपोवन। तप का वन, तपोवन। मन है जमा में विनोद, मन का विनोद, मनोविनोद बना। मन है जमा में रम, कि जो मन को रमता है, मनोरम। मन है जमा में कामना, मन की कामना, मनोकामना। तो यहाँ पर देखिए आप सभी उदाहरणों में ये ध्यान देना कि दूसरे वाला जो शब्द है हमारा द्वितीय शब्द है, उसकी प्रथम ध्वनि या तो अस्वर है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, या य र ल व ह। आप सभी उदाहरणों में ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे मन है जमा में योग, य ध्वनि आ गई, क्या बना, मनोयोग। पय जमा में द, पयोद। ये भी उसी प्रकार से आ गया जो हमने ऊपर उदाहरण देखा था। पय मतलब पानी, द मतलब देने वाले। पानी देने वाले कौन है, पयोद बादल का पर्यायवाची है। अध है जमा में भाग, अधोभाग। मन है जमा में अभिलाषा। अब ये वाला शब्द आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्या है, अभी तो ऊपर हमारे सारे व्यंजन आ रहे थे, और अब जो नीचे वाले जो चार शब्द हैं जैसे अभिलाषा, अक्ष, अनुकूल या अरि, इनका प्रथम ध्वनि क्या है, अस्वर है। तो अब इसमें देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। मन है जमा में अभिलाषा, मनोभिलाषा। कैसे बना, विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो रहा है, ओ में, और उसके बाद जो स्वर आ रहा है हमारा, वो उसका हम लोप कर देंगे। वो अ जो स्वर है उसका लोप हो जाएगा और बन जाएगा मनोभिलाषा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर यही कर देते मन जमा में भीलाषा, भीलाषा तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तो मन जमा में अभिलाषा, मन की अभिलाषा। इसी प्रकार से परह जमा में अक्ष, क्या हुआ, परोक्ष। परह मतलब परे, अक्ष मतलब होता है, जैसा आप जानते हैं आंखें, आंख का पर्यायवाची होता है, तो ये शब्द बना परोक्ष। वही यहाँ पर हमने अ का लोप कर दिया है और विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर दिया, जो आंखों से परे है, परोक्ष, जो प्रत्यक्ष का विलोम है। मन है जमा में अनुकूल, वही आ गया आप कि विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर रहे हैं हम, और अ का लोप हो गया, मनोनुकूल। तमह जमा में अरि, बना तमोरी। इस शब्द का क्या अर्थ होता है, तमह मतलब क्या होता है, अंधकार का। अरि मतलब शत्रु, अंधकार का शत्रु कौन है, सूर्य, तो तमोरी सूर्य का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखिए कि जितने भी हमने वर्ण देखे कि वर्णों की ध्वनि या तो किसी भी वर्ग की तीसरी चौथी पांचवी ध्वनि है, या य र ल व है, या फिर कोई स्वर है, तो वो सभी ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि यदि अस्वर आ रहा है तो उसका हम लोप कर देंगे, यानी कि उस स्वर को हम, जैसे मन है जमा में अभिलाषा था, हम ये नहीं करेंगे मनो अभिलाषा, क्योंकि अ का लोप हो जाएगा, हम लिखेंगे मनोभिलाषा। अब हम विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखते हैं। पहला नियम क्या था, विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना। दूसरा नियम क्या है, विसर्ग का र में बदल जाना, मतलब विसर्ग जो है र में परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर हमें एक हल्का सा परिवर्तन देखना है। क्या देखना है, पीछे वाले बाकी ज्यों के त्यों रहेंगे। कैसे कि विसर्ग से पहले या तो ई या ऊ हो स्वर, और विसर्ग चिन्ह के बाद, विसर्ग के बाद संधि चिन्ह है, और संधि चिन्ह के बाद यदि कोई भी स्वर हो, पीछे क्या था, सिर्फ अ स्वर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी स्वर हो, और ध्वनियाँ वही जो हम पीछे कर चुके हैं। कौन सी, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर य र ल व ह हो, तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये जो र है ये अर्ध रूप में आ रहा है। यहाँ पर हम जो संधि करेंगे, हम विसर्ग का र में परिवर्तित होना, वो र अर्ध रूप में है, और जो अर्ध रूप में र है वो क्या होगा, शीर्षस्थ र होगा, और जो हमारा पदेन र होता है वो हमेशा पूर्ण रूप में होता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप। तो इसका एक उदाहरण देखिए, दुह जमा में लब, क्या बना, दुर्लभ। कैसे बना, द में ऊ की मात्रा, तो दू।
अब हम क्या कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले या तो ह्रस्व ई हो, दीर्घ ई हो, या ऊ हो, या ऊ हो, तो वो किस में परिवर्तित होगा? र में। और बाद वाली ध्वनि कैसी है? लाभ। कौन सा वर्ण आया? ल। य र ल व ह में से एक वर्ण है ल। तो यहाँ पर हमने विसर्ग को परिवर्तित कर दिया र में। यहाँ पर दू ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, बाद का शब्द भी ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि बाद वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये जो हमारा अर्ध रूप में र है, ये शीर्षस्थ र है, तो हमने इसको शिरोरेखा के ऊपर लगाया, बना ये दुर्लभ। अगला एक और उदाहरण देखिए, इसको विस्तार से समझने के लिए, जिसको मैंने पूरा वर्णों को अलग अलग करके दर्शाया है। अंतः जमा में गत, क्या बना? अंतर्गत। तो बाद वाला दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ग वर्ण है। तो यहाँ पर अंतः जमा में गत, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। अब यहाँ पर अगर हम विसर्ग अलग करते हैं और विसर्ग के स्थान पर हम र की ध्वनि रखते हैं, र वर्ण रखते हैं, तो आ गया आधा र हुआ, अंत ज्यों का त्यों आया, और गत ज्यों का त्यों आया, और र जो है वो शिरोरेखा के ऊपर आ गया। तो पूरा जो शब्द उच्चारण किया जाएगा वो होगा अंतर्गत। तो समझ आया ना हमें क्या देखना है? कि विसर्ग से पूर्व यदि ई ऊ हो, और संधि चिन्ह के बाद अर्थात दूसरे शब्द में, आप इसे आसान शब्दों में इसे जान सकते हो कि संधि चिन्ह से पूर्व यदि ई स्वर हो, ऊ स्वर, और संधि चिन्ह के बाद कोई भी स्वर आ जाए, और किसी भी वर्ग का तीसरी चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व ह आ जाए, तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। हम विसर्ग संधि का जो हमारा दूसरा नियम था कि जिसमें विसर्ग र में परिवर्तित हो रहा है, उसमें क्या क्या था कि विसर्ग चिन्ह के बाद यदि कोई भी स्वर हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह हो, तो विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? यदि ई ऊ या ऊ, बस, इसके अलावा और कोई स्वर नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान देखिए कि यहाँ पर हमारे जो प्रथम शब्द है उसमें नी जमा में धन, इसमें क्या है? ह्रस्व ई है, फिर ह्रस्व ई। आप एक बार सभी शब्दों पर नज़र डालिए कि यहाँ पर जिस भी शब्द में प्रयोग हो रहे हैं ध्वनियाँ, सारे स्वर में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ है। और दूसरे वाला जो शब्द है वो कोई भी स्वर या फिर व्यंजन में वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर य र ल व ह। देखिए, नी जमा में धन, निर्धन। नी जमा में दोष, निर्दोष। नी का अर्थ होता है बिना, जैसे निर्धन, बिना धन के, जो गरीब होता है वो निर्धन। निहि दोष, निर्दोष, मतलब जिसका कोई दोष नहीं होता है। आगे है आशी जमा में वाद, आशीर्वाद। वही आ गया ना कि विसर्ग देखिए व के ऊपर चला गया है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो आशीर्वाद होता है, बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं इसमें, कि क्या करते हैं, श के तुरंत बाद हम शीर्षस्थ रे लगा देते हैं, लेकिन वो वर्तनी के अनुसार बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि जो आ रही है वो आशी के बाद आ रही है। तो ध्वनि जब आएगी उसके आगे वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर ही र लगाया जाता है। तो आशी जमा में वाद, आशीर्वाद। नी जमा में लिप्त, निर्लिप्त। निहि जमा में जन, निर्जन। दोह जमा में भाग्य, दुर्भाग्य। आप देखिए यहाँ पर हर एक शब्द में देखिए कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें साथ के साथ आप ये देखते जाइए कि कौन कौन से वर्ण हैं और किस में परिवर्तित हो रहा है। आयु जमा में वेद, आयुर्वेद। धनु जमा में धर, धनुर्धर। आवी ही जमा में भाव, आविर्भाव। आगे हमारा इधर देखिए दूसरी तरफ जो दूसरी पंक्ति में आगे हमारे सारे स्वर आ गए हैं। तो नी जमा में आमिष। आमिष क्या होता है? मांस। नी मतलब बिना, कि जो बिना मांस के हो। निरामिष, जो शुद्ध शाकाहारी हो। दूह जमा में आचरण। आचरण व्यवहार हो गया, दूह मतलब बुरा, दुराचरण, बुरा व्यवहार। नी जमा में आहार। आहार क्या बना? निराहार। नी जमा में आशा, निराशा, जिसको आशा या उम्मीद नहीं हो वो निराशा। नी जमा में उत्तर,
निरुत्तर जिसके पास कोई जवाब ना हो, निरुत्तर मतलब बिना जवाब के। दू जमा में अवस्था, दुरवस्था। निही जमा में आधार, निराधार कि जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। तो यहाँ पर हमने देखे सभी उदाहरणों में। मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि आप इसे एक बार रफ कॉपी में लिख के और इस नियम को समझने के बाद आप देखिए कि ये नियम किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। अब इसी नियम में एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे। कौन सा नियम? विसर्ग का रय होना। इस नियम में यदि संधि चिन्ह से पूर्व अंतः या पुनः शब्द आ जाए और बाद में वही चीज़ें जो हम पीछे दोहरा चुके हैं, कोई भी स्वर आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का, य र ल व ह आ जाए, तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें एक परिवर्तन क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो संधि चिन्ह है उससे पहले वाले शब्द की ओर ध्यान देना है। पीछे जो उदाहरण किया था उसमें क्या था? ई उ। लेकिन यहाँ पर क्या है? अंतः या पुनः में से कोई भी शब्द, इन्हीं दो शब्दों का चुनाव करना है हमें, और शब्दों को नहीं देखना है। या तो अंतः हो या पुनः हो, और बाद में वही जो हम रय के नियम में दोहरा चुके हैं वो शब्द आ जाए, तो वो वर्ण आ जाए, तो र अर्ध रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंतः जमा में जगत, अंतर जगत। अंतः जमा में आत्मा, अंतरात्मा। अंतः जमा में देशीय, अंतर्देशीय। अभी आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कहीं कहीं हम जो शब्द पढ़ते हैं, किसी किसी अंतर्देशीय शब्द में शीर्षस्थ र होता है और किसी किसी में र मूल रूप में आता है, अंतर्देशीय। तो इस चीज़ में दोनों ही शब्द सही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतः का शब्द होता है अंदर। अब आप इस शब्द की ओर ध्यान दीजिए। अंतः जमा में देशीय क्या बना? अंतर्देशीय। तो अब आप देखिए कि ये शब्द अंतर्देशीय यानी कि जो र है वो शीर्षस्थ भी आता है किसी किसी शब्द में, और किसी किसी शब्द में ये पूर्ण रूप में भी आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ही शब्द बिल्कुल सही हैं। क्यों है सही? आप देखिए, दो शब्द हैं हमारे पास, एक है अंतः, एक है अंतर। तो अंतः शब्द का अर्थ होता है किसी राष्ट्र के अंदर, और अंतर शब्द का अर्थ होता है दो देशों के बीच, यानी कि दो के बीच। अंतर मतलब होता है अंतर, जैसे अंतर स्पष्ट करते हैं हम, तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रखिए कि अंतः मतलब अंदर, और अंतर स्पष्ट करते हैं तो हम दो चीज़ों के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे, तो हो गया दो देशों के बीच में। जैसे अंतःदेशीय अपने ही देश के सीमा के अंदर, और अंतर्देशीय दो देशों के बीच में। समझ आ गया ना अभी आपको उदाहरण अच्छे से कि अंतः अंदर और अंतर कि दो देशों के बीच में। अंतर्देशीय अपने ही देश के अंदर, और अंतर यदि र पूर्ण रूप में आ जाता है तो वो दो देशों के बीच में। आगे है अंतः जमा में गत, अंतर्गत। पुनः जमा में जन, पुनर्जन्म। मतलब वही आप देखिए कि विसर्ग जो है शीर्षस्थ चला गया है। पुनः जमा में अवलोकन, पुनरावलोकन। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अंतर हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? र पूर्ण रूप में आ गया। कैसे आया? कि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि अंतः या पुनः शब्द हो तो विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो रहा है, और र भी कौन सा? अर्ध रूप में। अब यहाँ पर देखिए कि पुनः जो का त्यों लिखा गया, विसर्ग का बन गया अर्ध रूप में र, और अवलोकन यानी कि अर्ध रूप में र के साथ अ मिला स्वर, तो उसको र को पूर्ण रूप में दे दिया और बन गया पुनरावलोकन। पुनः जमा में विवाह, पुनर्विवाह, वही शीर्षस्थ रह चला गया। पुनः जमा में उत्थान, पुनरुत्थान। अब इस उदाहरण को आप ध्यानपूर्वक देखिए, वही आ गया कि विसर्ग बना आधे र में, विसर्ग बना र अर्ध रूप में, लेकिन वो शीर्षस्थ जाना था अर्ध रूप में, लेकिन यहाँ पर र पूर्ण रूप में क्यों लिखा गया? क्योंकि र के साथ ह्रस्व ऊ की ध्वनि जुड़ गई है, तो बन गया पुनरुत्थान। पुनः जमा में आवृत्ति बन गया वही र में आ की ध्वनि जुड़ी कि विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो रहा है और र के साथ आ की ध्वनि जुड़ रही है, तो वो बना पुनरावृत्ति। अब विसर्ग संधि का अगला नियम देखते हैं, विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाना। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो
और विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। ये उदाहरण देखिए, नी जमा में छल, निश्छल। तो यहाँ पर विसर्ग देखिए अलग अलग करके मैंने आपको दिखाया है सारा। तो विसर्ग है, विसर्ग किस में परिवर्तित हुआ? तीसरी वाली पंक्ति में देखिए श में, और श भी क्या हुआ? अर्ध रूप में। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि विसर्ग जब परिवर्तित हो रहा है वो अर्ध ध्वनि में परिवर्तित हो रहा है, वो अर्ध रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो श जो है अर्ध रूप में आएगा, और जब हम इसका पूरी संधि करेंगे, इस संधि विच्छेद की हम संधि करेंगे तो बन जाएगा निश्छल। दूसरे वाला और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। दुह जमा में चरित्र क्या बना? दुष्चरित्र। वही आ गया। विसर्ग क्या बना? श में। श भी कौन सा? अर्ध रूप में। और जो अर्ध रूप में श वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, बन जाएगा दुष्चरित्र। अब हम इसके अन्य उदाहरण देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। नी जमा में छल क्या बना? निश्छल। क्या बताया था मैंने आपको कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए उसका हमें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन बाद में क्या हो, या तो च हो या छ ध्वनि हो तो वो श में परिवर्तित हो जाएगी, और श भी कौन सा? अर्ध रूप में। तो यहाँ पर देखिए नी हमारा ज्यों का त्यों आ गया है, विसर्ग के स्थान पे हमने श रख दिया है, और बाद वाला शब्द भी ज्यों का त्यों। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बाद वाले शब्द में भी परिवर्तन नहीं होता है, बाद वाला शब्द ज्यों का त्यों आता है। अगला उदाहरण है, नी जमा में चित, निश्चित, और नी जमा में चिंत, निश्चिंत। दोनों शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना, अलग अलग है। एक है निश्चित मतलब तय, और निश्चिंत मतलब जो चिंता से रहित हो। अगला है नी जमा में चय, निश्चय। आहा जमा में चर्य, आश्चर्य। देखो ये कितना आसान है, सिर्फ हमें क्या देखना है कि बाद में च या छ है, और हम क्या कर रहे हैं? विसर्ग को अर्ध श में परिवर्तित करते जा रहे हैं। दुह जमा में चरित्र, दो मतलब बुरा, चरित्र कि जिसका बुरा चरित्र हो, दुष्चरित्र। हरि जमा में चंद्र, हरिश्चंद्र। प्राय जमा में चित, प्रायश्चित। तो देखा ना हमने कितना आसान है, हमें विसर्ग को हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है इसके स्थान पर? श अर्ध रूप में। अब इसका अन्य उदाहरण देखते हैं। विसर्ग संधि का अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग का स में परिवर्तित हो जाना। यदि विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद यदि त या थ वर्ण हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाते हैं। स भी कैसा? अर्ध रूप में। तो इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे इसका उदाहरण देखिए, नमः जमा में ते क्या बना? नमस्ते। तो यहाँ पर देखिए संधि चिन्ह से पूर्व विसर्ग है, तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? स में। स भी अर्ध रूप में। तो नमः जमा में ते इसकी संधि हुई नमस्ते। एक और उदाहरण देखिए, मरु जमा में थल क्या बना? मरुस्थल। कि विसर्ग से पहले तो हमें देखना ही नहीं है कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन नहीं है। विसर्ग से पहले तो कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो वो स में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे मरु जमा में थल क्या बना? मरुस्थल। विसर्ग परिवर्तित हुआ स में, आधे स में, और आधा स ज्यों की त्यों आया। पहले वाला शब्द यूं का यूं, और दूसरे वाला शब्द भी हमने ज्यों का त्यों रख दिया है, तो शब्द बना हमारा मरुस्थल। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं हम। मनः जमा में ताप क्या बना? मनस्ताप। वही आ गया ना, मैंने बताया कि विसर्ग अर्ध स में परिवर्तित होगा। नी जमा में तेज, निस्तेज। अंतः जमा में थल, अंतस्थल। नमः जमा में ते, ये उदाहरण पीछे आ चुका है हमारा, जिसे विस्तार से समझाया मैंने आपको, नमस्ते। वी जमा में तार, विस्तार। दू जमा में तर क्या बना? दुस्तर। मरु जमा में थल, ये वाला भी उदाहरण हमारा पीछे विस्तार से मैंने आपको खोल कर समझाया था। क्या बना? विसर्ग जो है स में परिवर्तित हुआ, और दोनों शब्द ज्यों के त्यों आ रहे हैं, दोनों शब्द ज्यों के त्यों आ रहे हैं, तो शब्द बना हमारा मरुस्थल। अब इसमें एक थोड़ा सा और परिवर्तन है इस नियम में। क्या था? हमने पहले क्या देखा था कि विसर्ग से पहले यदि कोई भी स्वर हो और बाद में त या थ ध्वनि हो तो वो स में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अगर विसर्ग से पहले यदि अ या आ स्वर हो और विसर्ग के बाद क या प ध्वनि हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है।
तो उस नियम में क्या था हमारा, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, विसर्ग के बाद त था, लेकिन यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले अ और आ और बाद में क प। इसे याद रखना, कप, कप के नाम से भी याद रख सकते हो आप। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। पुरह जमा में कार, पुरस्कार। वही आ गया कि सिर्फ और सिर्फ विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग के स्थान पर अर्ध से आ गया। वाचः जमा में पति, वाचस्पति। पुरह जमा में कृत, पुरस्कृत। तिरह जमा में कार, तिरस्कार। नमः जमा में कार, नमस्कार। तो मैंने आपको समझाया ना कि विसर्ग स में परिवर्तित हो रहा है। अगला नियम है हमारा विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाना। ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। अब इन वर्णों को आप कैसे याद करेंगे? जो हमारे 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो हमने क वर्ग ले लिया, 2 व्यंजन क ख। च वर्ग हमने छोड़ दिया, फिर हमने ट वर्ग के 2 वर्ण ले लिए, फिर त वर्ग छोड़ दिया, फिर प वर्ग ले लिया। मतलब एक वर्ग लेते जा रहे हैं और एक छोड़ते जा रहे हैं। क वर्ग लिया, च छोड़ा, ट वर्ग लिया, त छोड़ा और प वर्ग ले लिया। याद रहेगा ना अब आपको ऐसे? तो विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ हो, ह्रस्व, दोनों ही स्वर ह्रस्व हैं, और बाद में क ख ट ठ या प फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नी जमा में कपट, क्या बना? निष्कपट। तो वही हम अलग अलग करके देखते हैं। दूसरे वाली पंक्ति में देखिए, विसर्ग यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप पर लिखकर दिखाया है कि विसर्ग श में परिवर्तित हो रहा है और श भी अर्ध रूप में। ये ध्यान रखना, आप बार बार बता रही हूँ मैं आपको इस चीज़ को कि जो विसर्ग के बाद परिवर्तित हो रहा है व्यंजन या वर्ण कोई भी परिवर्तित हो रहा है तो वो अर्ध रूप में होगा। विसर्ग के बाद जो व्यंजन परिवर्तित हो रहा है वो अर्ध रूप में होगा। एक अगला उदाहरण है दू जमा में कर्म। यहाँ पर वो देखिए अलग अलग शब्दों को आपको दिखाया। विसर्ग को हटाकर विसर्ग के स्थान पर श रख दिया और श भी कैसा? अर्ध रूप में। तो यहाँ पर शब्द में भी अर्ध रूप में आएगा, दू जमा में कर्म, दुष्कर्म। आगे हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे नी जमा में कपट, क्या बना? निष्कपट। नी जमा में काम, निष्काम। नी जमा में कपक्ष, निष्पक्ष। ये आप देखिए बहुत ही आसान है। आप इसमें उत्तर पुस्तिका लेकर बैठिए और उसमें शब्द लिखते जाइए ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ क्या परिवर्तन होकर क्या चीज़ परिवर्तित हो रही है। संधि के नियमों के अनुसार संधि विच्छेद के जो शब्द हैं ये संधि किस प्रकार से हो रहे हैं। दू जमा में परिणाम, दुष्परिणाम। आवी जमा में कार, आविष्कार। वही हो गया ना कि आवी के बाद विसर्ग है, विसर्ग हटाकर हमने श में लिखा और बाद में कार शब्द जो का त्यों है तो श भी अर्ध रूप में आ गया शब्द में। दू जमा में प्रचार, दुष्प्रचार। नी जमा में प्रभाव, निष्प्रभाव। दू जमा में कर्म, क्या बना? दुष्कर्म। तो देखा ना आपने कि संधि चिन्ह से पूर्व यदि ई या ऊ है और बाद में हमारे क ख ट ठ प फ और बाद में वही क ख ट ठ और प फ वर्ण हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो रहा है। अब हमारे यहाँ पर 2 मुख्य नियम और हैं। कौन कौन से? एक तो है विसर्ग का ज्यों का त्यों बने रहना और दूसरा है विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग ज्यों का त्यों कब रहता है? जब विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। उदाहरण देखिए, अंतः जमा में करण, अंतःकरण। हमें इनमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, जैसा शब्द है हमने उसको ज्यों का त्यों ही रख दिया है। प्रातः जमा में काल, प्रातः काल। अंतः जमा में पुर, क्या बना? अंतःपुर। तो यहाँ पर आपने देखा ना इन उदाहरणों में कि विसर्ग के बाद यदि क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है, लेकिन विसर्ग से पहले भी क्या होना चाहिए? अ स्वर होना चाहिए। दूसरा हमारा शब्द नियम क्या कहता है कि विसर्ग का लोप हो जाना। ये पहले वाला तो हमने देखा विसर्ग ज्यों का त्यों कैसे रहता है। अब हम देखते हैं कि विसर्ग का लोप कहाँ होता है। जब विसर्ग के बाद र आ जाता है तो तब विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, नी जमा में रव है, क्या बना? नीरव।
पहले वाले शब्द में देखिए संधि विच्छेद का जो प्रथम शब्द है उसमें ध्वनि कौन सी है, उसमें स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर है। लेकिन जब हमने इसकी संधि कर दी तो इसमें प्रथम शब्द में कौन सा स्वर आ गया, दीर्घ स्वर आ गया, ह्रस्व का दीर्घ में परिवर्तन हो जाना। नी जमा में रज, नीरज। नी जमा में रस, नीरस, मतलब जो बिना रस के हो, नीरस। नी जमा में रोग, निरोग। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि इसमें हम न में जो है ह्रस्व स्वर ही लगा देते हैं, लेकिन नियम हमारा ये बिल्कुल सही है कि नी जमा में रोग, तो इसका हम संधि करेंगे तो जो ह्रस्व स्वर है हमारा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहीं पर हमारी सारी संधि समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारे संधि के सारे भेद समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।